हेलो एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं एंड सॉरी फॉर दैट। तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड spherical mirror and previously reflection phenomenon and light also. So now we are going to discuss refraction phenomenon of light. Okay, so without any further delay, let's get started. आज अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो देखेंगे अपन, है ना। तो रिफ्लेक्शन तो देखो अपन क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन थोड़ा अलग है ना, अलग है तभी पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। जैसे देखो, एक ग्लास स्लैब रखा है मैंने सरफेस पे, ठीक है। तो यहाँ वाला क्या हो गया पार्ट, एयर, ठीक है। और ये मान लो मैंने इतना बड़ा ग्लास स्लैब रखा है, ठीक है। ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। दिस इज ग्लास स्लैब। अब क्या देखा गया, इसकी थिकनेस इतनी है, ठीक है। ये ऐसा ग्लास स्लैब मान लो, ठीक है। दिस इज नॉर्मल। अब क्या किया गया, हमने एयर वाले मीडियम से एक लाइट की रे पास की अपन ने, किसी इंसिडेंट एंगल आई पे हमने लाइट की रे पास की, ठीक है। अब आपके हिसाब से कैसे जानी चाहिए लाइट, देखो ग्लास स्लैब है, देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। 100% रिफ्लेक्शन भी कभी नहीं होगा और 100% रिफ्रैक्शन भी कभी नहीं होगा। लाइट दोनों करती है। तो इसमें क्या होता है, अपन रिफ्रैक्शन कंसिडर कर रहे हैं, हालांकि कुछ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट भी होगी, ठीक है। तो आपके हिसाब से लाइट, अभी तक आपने जो पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से लाइट ऐसे जानी चाहिए, है ना, जानी चाहिए ये लाइट ऐसे आपके हिसाब से ग्लास स्लैब से टकरा के, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो होता ही है और ऑब्वियस सी बात है होता है। बट अभी हमारा मेन डिस्कशन ये नहीं है, अभी हमारा पॉइंट है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो कुछ लाइट मान लो 10% 20% रिफ्लेक्ट होगी, बाकी बची हुई लाइट कैसे जानी चाहिए, लाइट तो पास हो रही है ना। तो आप तो बोलोगे सर ऐसे पास होगी, हमारी लाइट ऐसे पास होगी, स्ट्रेट लाइन पाथ है। थोड़ा ध्यान से, मैंने रफली बनाया है, तो आप स्केल से बनाओगे ना तो सीधी लाइन बनाओगे, ठीक है। तो आपके हिसाब से ऐसे जानी चाहिए। बट जब बड़े लोगों ने देखा, बड़े लोग कौन, साइंटिस्ट, तो लाइट ऐसे गई, कैसे, ऐसे बैंड हो गई, ऐसे जानी थी, ऐसे बैंड हो गई, है ना। तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या है, the bending of light ray when the ray passes obliquely, ये रे को हमने ऑब्लिकली पास किया, ठीक है, फ्रॉम, ये एक मीडियम है, मीडियम 1 एयर मीडियम है, ग्लास के अंदर मीडियम दूसरा है, ठीक है, टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब देखो एयर में रिफ्लेक्ट होती है लाइट, ऐसी बात नहीं है कि एयर में भी रिफ्लेक्ट नहीं होती, बट आप इसको देखो, ये हायर लेवल की बातें हैं कि एयर में भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, बट जो सेम मीडियम होता है ना, जैसे मान लो ये पूरा एकदम सेम मीडियम है, ठीक है। देखो एयर क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा होगा आपने, ट्रोपोस्फेयर पढ़ा होगा, और भी लेयर पढ़ी होगी आपने छोटी क्लासों में, ठीक है। तो अलग अलग लेयर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर डिवाइडेड होता है, तो उसकी डेंसिटी भी अलग होती है। तो अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो एयर में रिफ्रैक्ट नहीं होगी लाइट, तो नहीं, वो होती है रिफ्रैक्ट, ठीक है। बट कंसिडर करते हैं अपन अभी
समझने के लिए कि ये एकदम सेम मीडियम है, एयर या फिर वैक्यूम कंसिडर कर लो इसको, तो इसमें लाइट है ना एकदम रिफ्रैक्ट नहीं होगी। जैसे दूसरा मीडियम देखो, ये जो लाइन है इसको डिवाइड कर रही है एयर को और ग्लास को, ये इसको बोलेंगे अपन इंटरफेस। ये क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है दो मीडियम को, डिवाइडिंग टू मीडियम, ठीक है, दो मीडियम को डिवाइड कर रही है, ठीक है, उसको इंटरफेस बोलेंगे अपन, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव एंगल है आर, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या थी, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन दे passes from one medium to another medium is called refraction. हाँ, एक इनिशियली मैंने एक वर्ड यूज़ किया था ऑब्लिकली, जिससे पहले जब मैंने डेफिनेशन बोली थी यहाँ पे मैं बोलना भूल गया। ऑब्लिकली, ऑब्लिकली जब अगर लाइट स्ट्रेट पास होगी ना तो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो मैं समझा चुका हूँ कि नॉर्मल से जो जितने एंगल पे जा रही है ना उतने ही एंगल पे निकलेगी वापस। यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं होता है। अगर तुम ऐसे राइट को नॉर्मली डालोगे, ओब्लिकली होनी चाहिए, कुछ एंगल पे होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल से डालोगे तो लाइट नहीं होगी रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट, आइदर इट विल रिफ्लेक्ट और इट विल पास स्ट्रेट, ठीक है। जिस बात को फॉलो कर रही थी ना उसी बात को फॉलो करेगी वो। यहाँ पे रिफ्रैक्शन की एक कंडीशन है, ये कंडीशन नहीं मतलब ये फिनोमेना है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों नहीं होता है इसका भी कारण है, बट वो अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि रिफ्रैक्शन तो अपन ने समझ लिया, रिफ्रैक्शन क्या है, ये रिफ्रैक्शन क्या है। अब इसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन, लाइट क्यों रिफ्रैक्ट हुई, क्यों ऐसा हुआ, क्या इसमें नमक कम था, वो ऐड था ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक कम है। अरे अच्छा यार, ठीक है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सॉरी सॉरी सॉरी, गंदा था ये जोक, ठीक है। यार कॉमेडियन नहीं है अपन यार, पर ठीक है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अपन पढ़ेंगे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे अपन ने डेंसिटी के बारे में पढ़ा है छोटी क्लासों में, आपने मास डेंसिटी के बारे में पढ़ा है। मास डेंसिटी सर हमने तो नहीं पढ़ा, अरे मूर्खों, पढ़ा है तुमने, मास अपॉन वॉल्यूम नहीं पढ़ा क्या तुमने, ये मास डेंसिटी है। तो जैसे कि ना पानी की होती है, फिक्स होती है, ठीक है, मिल्क की होगी फिक्स होगी, ठीक है, और भी कोई सब्सटेंस होगा उसकी फ़िक्स होती है, हर सब्सटेंस की मास और वॉल्यूम के हिसाब से ये फ़िक्स आती है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, हर एक सब्सटेंस की ना एक नई प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये तो मास डेंसिटी है, एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, ठीक है, हर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है, ठीक है। तो यही कारण है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है। क्यों, देखो ऑप्टिकल जो डेंसिटी है ना, देखो जैसे भी ना कोई भी डेंस सब्सटेंस होगा, ठीक है, मान लो, कैसे समझाऊँ मैं, हाँ ऐसे समझो, देखो एक बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है, तो उसमें मूवमेंट जो देखो एकदम एकदम क्राउडेड एरिया है, ठीक है, उसमें किसी भी बंदे की मूवमेंट, मान लो कोई बंदा मूव कर रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है, ठीक है, उसमें किसी गाड़ी की मूवमेंट फास्ट होगी या स्लो होगी, स्लो होगी, है ना। वैसे ही, और मान लो कि जहाँ पे ट्रैफिक एकदम नहीं है वहाँ पे बाइक एकदम, आप तो एकदम 80 90 100 की स्पीड से चलाओगे, ठीक है, तो वही फ़र्क है,
हर एक ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, हर एक सब्सटेंस की अलग होती है। जैसे वैक्यूम है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि लाइट वहाँ पे, देखो ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है ना वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है ना वो सबसे फास्ट होती है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे मैटर डेंस होता है ना, मटेरियल डेंस होता है, या जिसकी जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है बढ़ती जाती है ना, जैसे ग्लास स्लैब है, वाटर है, तो इनमें क्या होती है, इनकी थोड़ी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी ना तो ये ऑब्वियस सी बात है कम होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि उल्टा है ना, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, वैसा ही है, ठीक है। तो इसीलिए वो स्पीड ऑफ लाइट की वजह से ना क्या होता है, बेंडिंग होती है लाइट की। कैसे, ठीक है, वो भी आपको बता दिया जाएगा, है ना। अब स्पीड ऑफ, अपन क्या करेंगे, एक चीज़ आपको अज्यूम करनी है अपने जो भी पढ़ेंगे, जो स्पीड ऑफ एयर है ना और स्पीड ऑफ वैक्यूम है, लाइट की, सॉरी स्पीड ऑफ एयर नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको सिमिलर कंसिडर करनी है, ठीक है, माननी है, होती नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क आता है, ठीक है। तो अब बात आती है नेक्स्ट, ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या रोल हुआ, ठीक है। अब जैसे जब भी देखो लाइट एयर से, एयर एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, ठीक है, ग्लास एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो एयर क्या, एयर लाइट में जो स्पीड लाइट है ना, लाइट रे वो एक एंगल बना रही है उसके नॉर्मल के साथ, क्या बना रही है, इंसिडेंट हो रही है ना इंटरफेस पे, ये इंटरफेस है, देखो मैंने समझाया था आपको, इस इंटरफेस पे ये एंगल बना रही है लाइट ऐसे, ठीक है। तो जैसे इसे इंटरफेस पे गिरेगी ना तो यहाँ पे इसकी लाइट की स्पीड चेंज होगी, यहाँ पे सेम स्पीड नहीं होगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लेगी लाइट, यही इसका कारण है, ठीक है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस because the speed of light changes when light goes from one medium to another। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्पीड सेम थी लाइट की, और यहाँ पे इस नया मीडियम आते ही ना स्पीड चेंज हो गई। अब देखो ये एयर है, ये ग्लास स्लैब है, और वापस एयर आ गई, ठीक है, वापस एयर आ गई, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब यहाँ पे लाइट यहाँ पे गिरी है, ठीक है, तो लाइट वापस क्या करेगी, एयर वाले मीडियम में आएगी, ठीक है। अब देखो ये वाली रे और ये रे पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे मीडियम दूसरा होता ना तो यहाँ पे पैरेलल नहीं होती। अगर मान लो अपन ने एयर रखा, फिर ग्लास रखी, फिर एयर रखा, तो जो लाइट वापस रिफ्रैक्ट होगी ना वो पहले वाले मीडियम की पैरेलल होगी, क्योंकि उस सेम ही एंगल से क्या होगी वापस, सेम एंगल तो नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल चेंज हुआ ना तो सेम एंगल नहीं बनेगा, उसकी पैरेलल होगी। अगर यहाँ पे मैंने वाटर रख देता ना, अगर मैं यहाँ पे वाटर रखता तो यहाँ पे ये लाइट पैरेलल नहीं होती, ये अलग डायरेक्शन में जाती, ठीक है। और एक बात आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, एयर में एंगल ज़्यादा है, यहाँ पे लाइट क्या हो गई, रिफ्रैक्ट होने के बाद में क्लोज आ गई, और यहाँ पे लाइट क्या हो गई, ये क्लोज थी, देखो ये एंगल कम है, यहाँ पे वापस क्या हो गई, दूर हो गई। तो देखो जब भी लाइट है ना, रेयर मीडियम है ये ऑप्टिकली रेयरर है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है ये, ठीक है, और ये है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो रेयर वाले मीडियम से लाइट आएगी ना तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और अब देखो राइट रेयर वाले क्या डेंसर वाले मीडियम है और रेयर वाले मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है,
ये फंडा आपको ध्यान रखना है। मैं इसकी डेफिनेशन फॉर्म आपको आगे वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखो, ये समझ आया आपको रिफ्रैक्शन क्या है? देखो, टू कंप्लीटली ना कभी भी एक फिनोमेना नहीं होता है। लाइट रिफ्रैक्ट भी करती है और एट द सेम टाइम रिफ्लेक्ट भी करती है। कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करेगी तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। पहली बात ये समझी अपन ने, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब इसका कारण क्या था, ये अपन ने कारण पढ़ा क्योंकि हर एक मीडियम की एक अपनी अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, मीडियम की या फिर किसी भी सब्सटेंस की। वाटर की अलग होगी ऑप्टिकल डेंसिटी, तो उसकी ग्लास की अलग होगी, और क्या बोलते हैं एयर की अलग होगी, हर एक मीडियम की, और या फिर कोई भी ऑयल है उसकी भी अलग होगी। तो ऐसे ऐसे करके ऑप्टिकल डेंसिटी अलग आती है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी लाइट की स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने देखा कि यहाँ पे जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल कर रही थी वहाँ पे यहाँ पे स्पीड चेंज हो गई, यहाँ पे स्पीड कम हो गई तो लाइट इसके पास नॉर्मल के पास की तरफ मतलब क्लोज टू नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, और फिर वापस स्पीड बढ़ी तो लाइट थोड़ी सी दूर की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। बैंडिंग थोड़ी नॉर्मल से अवे हुई, ठीक है। कब होगी बैंड क्लोज टू नॉर्मल? जब मीडियम डेंसर होगा। किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में। जब ये वाला मीडियम डेंसर होगा तो लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। मैंने कॉज भी बताया क्या कॉज है लाइट के रिफ्रैक्ट होने का, ठीक है। एक मीडियम डेंसर हो सकता है, मीडियम रेयर भी हो सकता है, और सेम मीडियम में लाइट कभी रिफ्रैक्ट नहीं होगी। अगर मीडियम यूनिफॉर्म है ना तो कभी रिफ्रैक्ट नहीं होगा। और यूनिफॉर्म जैसे एयर एटमॉस्फेयर होता है ना अपना, वो यूनिफॉर्म नहीं होता, इसमें भी लाइट हल्की फुल्की रिफ्रैक्ट होती है। तो वो अभी का केस नहीं है, वो बाद का केस है, ठीक है। वो अपन फिर कभी देखेंगे, है ना। पहले तो आपको ये फंडा क्लियर हो जाना चाहिए, और ये फंडा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जब चीज़ें समझी अपन ने, अब भाई सब बड़े लोग शांत कैसे रहते हैं, उन्होंने फिर लॉ दे दिया, है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक तो सेम ही है जो अपन ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, जो अपन ने सेकंड वाला लॉ पढ़ा था ना, सेम वही है। कौन सा? यही कि जो इंसिडेंट लाइट है और नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये सब भी एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। और वो प्लेन कौन सा है? ये पेपर वाला प्लेन है। देखो, नॉर्मली पेपर वाले प्लेन पे है, ये भी पेपर वाले प्लेन पे है, ये भी पेपर वाले प्लेन पे है, तो इसी प्लेन पे लाई कर रही है, तो सेम प्लेन पे ही होगा। इसको मैं एक इमेज की फॉर्म में भी समझा दूंगा, तो वेट करना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया, जो ये इंसिडेंट एंगल है ना और ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो इसके इंसिडेंट एंगल का साइन आई और साइन आई का साइन आर का, ये रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड है, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड, ये क्या पाया गया? कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट? ये तो सेकंड नंबर वाला है, फर्स्ट नंबर वाला वही है, दैट इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल जो सरफेस को सेपरेट कर रही है, द टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है। आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और इस कांस्टेंट को बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मास्टर, ये क्या बला आ गई, हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या है ये। तो अपन समझेंगे, इसको भी समझेंगे, ठीक है। देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात की अपन ने। देखो, पहले तो इस लॉ का नाम दे देते हैं, ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ना, इसको बोलते हैं, इस बला का नाम है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये स्नेल्स का लॉ है, ठीक है।
तो अब ये क्या है, देखो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, अब ये कैसे आया बताऊँ। देखो मीडियम 1 की ऑप्टिकल डेंसिटी अपन डिनोट करेंगे N1 से, ठीक है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अपन डिनोट करेंगे N2 से। तो देखो रूल साइंटिस्ट ने ऐसे निकाला, N1 साइन आई इज इक्वल्स टू N2 साइन आर, ठीक है। और जैसे मास डेंसिटी कांस्टेंट होती है ना, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होती है, हर एक मीडियम की कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब मान लो ये मीडियम 2 था, ये मीडियम 1 था, अब आके क्या हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन को इधर भेज दिया, एन को इधर भेज दिया, N2 अपॉन N1। इसको बताऊँ कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2 1, मतलब N2 क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया। देखो इसको ऐसे भी ही लिखा जा सकता है, आपके अगर पेपर में ऐसे लिखा हुआ है तो घब टेंशन में नहीं आना है। N21 का मतलब होता है N, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। देखो यहाँ तक तो कुछ चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। ये क्या है, एक मीडियम का कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब इसको डिवाइड करके जो भी आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब अगर मान लो आपने एक एयर और ग्लास का लिखा है, अब इसका रेशियो हमेशा सेम आएगा, ठीक है, चाहे कोई सा भी ग्लास लैब हो, अगर उसकी मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी कांस्टेंट है ना, अगर ग्लास सेम टाइप का है, मान लो आपका एक ग्लास बड़ा सा ग्लास लैब है, ठीक है, वो उसको आपने 2 टुकड़े कर दिए, आपने उसमें भी ऑब्जर्व किया, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में भी ऑब्जर्व किया, आपको सेम मिलेगा, ये चीज़ सेम मिलेगी आपको। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये चीज़, ये भी कांस्टेंट है किसी मीडियम का, ये भी उस मीडियम के लिए कांस्टेंट है। अगर आप मीडियम चेंज कर दोगे तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिर ये उस मीडियम के रेस्पेक्टिव में कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपन ने देखा रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ क्योंकि मीडियम की या किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है ना लाइट की। तो अपन ने स्नेल्स लॉ में देखा, अपन ने साइन आई बराबर अपॉन साइन आर बराबर में रखा था कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को अपन ने नाम दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। व्हाट इज़ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हालांकि ये यही बता रहा है ना, देखो देखो एंगल चेंज हो रहा है, इंसिडेंट हुई लाइट, फिर एंगल उस पर इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है लाइट, और रिफ्रैक्शन से एंगल चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव एंगल थोड़ा सा बैंड हो जाती है लाइट, अपने पास से डेविएट होती है लाइट। तो वो किस फैक्टर की वजह से हो रही है, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, और उस फैक्टर को मेज़र करने के लिए ही ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। कि मतलब अपन पता लगा सकते हैं कि लाइट कितनी डेविएट हो रही है या किस एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही है वापस। तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट आती है तो वो उसकी उसकी स्पीड में जितना भी अमाउंट में, उसकी स्पीड की अमाउंट में जितना भी चेंज होता है ना, उस चेंज को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी थी ऑप्टिकल डेंसिटी, और ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। इसको अपन डिनोट करेंगे आइदर बाय म्यू और बाय एन, ठीक है। हालांकि आपकी बुक इसको म्यू से ही बताती है, ठीक है, म्यू और एन से नहीं, सॉरी एन से बताती है, म्यू अपन मतलब बुक में ज़्यादातर एन दे रखा है, हालांकि म्यू भी कई जगह लिखते हैं, ठीक है। तो अपन डिस्कस करेंगे क्या है, और मैंने आपको बोला था कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ लाइट के, तो बस वही है, ठीक है। तो एक देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन 2 चीज़ों में डिस्कस करेंगे, 2 पार्ट में, 2 पार्ट क्या क्या है इसके, ठीक है, 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। वन इज़
एब्सोल्यूट and other one is relative. What is absolute और what is relative? Absolute देखो, अब एब्सोल्यूट मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक ही मीडियम की बात कर रहे हैं अपन, और रिलेटिव मतलब अपन दो चीज़ों के कंपैरिजन कर रहे हैं। एब्सोल्यूट मतलब अब देखो है ना, जैसे कि घर में ना दो बराबर के बच्चे हैं, ठीक है, और एक इंटेलिजेंट है और एक इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। अब रिजल्ट वाले दिन हाँ, आपके पेरेंट्स आके बोलते हैं कि तुम्हारे नंबर उससे कम है, तो उसके रिलेटिवली कम है ना तुम्हारा नंबर। अब मान लो रिलेटिवली मतलब ऐसे, तुम्हारे 85 बने हैं और तुम्हारे कज़िन के या फिर तुम्हारा भाई है जो भी है, XYZ जो भी रिलेटिव है उसके 90 बने, तो तुम्हारे, अब तुम अगर ऐसे देखा जाए तो 85 कोई ख़राब नहीं है परसेंटेज, तुम्हारा IQ अच्छा है, तो वो हो गया एब्सोल्यूट चीज़, ठीक है। अब तुमसे कंपैरिजन कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में कि उससे तुम कम इंटेलिजेंट हो, तो वो हो गई रिलेटिव चीज़। ये पर्टिकुलरली तुम्हारी बात हो रही है इसमें एब्सोल्यूट में कि तुम्हारा IQ अच्छा है इसलिए तुम्हारे 85% बने हैं, ठीक है। अब तुम्हारे जो रिलेटिव है, कज़िन है, उसके बने हैं 90%, तो वो रिलेटिव टर्म हो गई, ठीक है। और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि मान लो मुझे एयर की है ना वो निकालनी है। देखो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें होती है? वैक्यूम में। देन जैसे जैसे मीडियम टेंसर होता जाता है वैसे वैसे उसकी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, कम। तो अब मैंने एब्सोल्युटली मैंने निकालनी है एयर की, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। एयर में जो अपन ने पीछे पढ़ा था ना, आप देखना रिवाइंड करके, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब अपन निकालना चाहते हैं एयर की कितनी चेंज हुई है। तो स्पीड ऑफ लाइट अपन को पता होती है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है उसमें वैक्यूम में, इन वैक्यूम। तो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी कम हुई, तो ये आ गया एब्सोल्यूट टर्म। अब मान लो एक मैंने निकाली वाटर की, ठीक है, सेम वही स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब रिलेटिव करेंगे अपन, ठीक है। अपन वैक्यूम तो क्रिएट कर नहीं सकते अपने एटमॉस्फेयर पे, तो अब मान लो कि अपन, अब देखो अपना एटमॉस्फेयर पॉन्ड, अपना कोई पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड है या रिवर है या फिर कोई लेक है, अपन वहाँ पर रिफ्रैक्शन फिनोमेना देख रहे थे। तो अपन ऐसा तो कंपेयर करने से रहे, अपन एयर की लेंगे और ये लेंगे, तो क्या लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना मान लो अपन को, तो और दूसरा मीडियम एयर है, तो डायरेक्ट लिखेंगे ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव टर्म, दैट इज़ इसको मान लो मीडियम 1 है, इसको मान लो मीडियम 2 है। लेट्स सपोज ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो लाइट की स्पीड इन सेकंड मीडियम अपॉन लाइट की स्पीड इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है। ये होता है रिलेटिव। समझ आ रहा होगा, देखो इसको आप ना, देखो मैथ्स आप पढ़ रहे होगे, आपको इतना पता होगा, इसको डिवाइड करोगे ना अपन तो ये तो कट ही जाएगा ना, सेम है, तो ये आपको खुद निकालना है, ठीक है। ये आप खुद देखोगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू रियली एन्जॉयड दिस लेक्चर, एंड अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन गुड बाय।